बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से भारद्वाज ओटी नॉलेज में। आज हम देखते हैं 12th के बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा 12th बायोलॉजी फुल कोर्स के नाम से। उसमें आपको जीवों में जनन, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का वीडियो मिलेगा। तो आज से हम देखते हैं मानव जनन चैप्टर 3 12th बायोलॉजी का। तो मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन को देखते हैं। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी प्राणी क्या होता है? ऐसे जीव जिसमें कि अलग जीव में नर जनन तंत्र और अलग जीव में मादा जनन तंत्र पाया जाएगा। एक ही जीव में अगर दोनों जनन तंत्र पाया जाएगा तो उसे द्विलिंगी प्राणी बोलेंगे। लेकिन मनुष्य क्या है? एक लिंगी प्राणी है, क्योंकि इसमें जो है नर जनन तंत्र मेल में पाया जाता है, पुरुष में, और मादा जनन तंत्र महिला में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है। तो इस तरह से मनुष्य जो है एक लिंगी प्राणी है, और जिसमें कि नर जनन तंत्र अलग जीव में तथा मादा जनन तंत्र अलग जीव में पाया जाता है। नर जनन तंत्र नर में पाया जाएगा, मेल में पाया जाएगा, और नर जनन तंत्र में नर युग्मक का निर्माण होगा, जिसको शुक्राणु बोलते हैं। नर युग्मक क्या है? शुक्राणु। शुक्राणु का निर्माण होता है। उसके बाद मादा जनन तंत्र फीमेल में पाया जाएगा, मादा में पाया जाएगा, और मादा जनन तंत्र जो है मादा युग्मक का निर्माण करेगा, जो कि अंडाणु होता है। तो आप यहाँ तक समझे होंगे कि मादा युग्मक क्या है? अंडाणु है, और नर युग्मक क्या है? शुक्राणु है। अब देखिए मानव जनन तंत्र ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। सिस्टम देखिए, वह अंग जो मानव जनन में सहायक होते हैं मानव जनन तंत्र कहलाते हैं। जितने भी अंग मानव के जनन में सहायता प्रदान करेंगे, सहायक होंगे, उन सभी को मानव जनन तंत्र बोलेंगे। तो नर जनन तंत्र जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मानव जनन तंत्र में दो जनन तंत्र होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखिए। इसमें जो है नर में विभिन्न अंग, जैसे आपका मुख्य अंग होगा वृषण, और सहायक नलिकाएं, ग्रंथियां, ये सभी जो है मिलकर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाता है। इन सभी के ग्रुप को जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलेंगे, नर जनन तंत्र बोलेंगे। तो इसमें देखिए नर जनन तंत्र के भाग जो है इस तरह से है। मुख्य अंग या प्राथमिक अंग आप बोल सकते हैं वृषण को, ये आपका मुख्य अंग हुआ, और सहायक अंग जो है अधिवृषण, शुक्रवाहिका, नलिका, वृषण कोश, सीसन, शुक्राशय, ये सभी जो है सहायक अंग है। और सहायक ग्रंथियाँ भी होता है, कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होता है इसमें। तो ये सभी आपका नर जनन तंत्र का भाग हो गया। नर जनन तंत्र की संरचना को आप देखिए। नर जनन तंत्र की संरचना क्या है? इसमें सबसे आप ये थैलीनुमा संरचना जो देखते होंगे, ये है आपका वृषण कोश, और इसके अंदर रहता है वृषण, और ऊपर कमर के बीच में, कमर के ऊपर साइड में जो है एक आपको मूत्राशय मिलेगा, जहाँ पर पेशाब जमा होता है, यूरिन जमा होता है। और उसके नीचे ही हार्मोन रहता है, प्रोटेस्ट ग्रंथि रहता है। उसके बाद ये एक नली रहता है जो कि शुक्रवाहिका नलिका कहलाता है, और ये आपका हो गया सीसन, मूत्र मार्ग रहता है, और सीसन मुंड। तो यहाँ तक आप समझ गए। इसके बाद और दूसरे फोटो से देखिए क्या क्या रहता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ये सबसे ऊपर जो रहेगा आपको पेट के नीचे में, ये आपका मूत्राशय रहेगा सबसे ऊपर। आप कभी कभी गौर किए होंगे, जब पेशाब लगता है तो यहाँ पर आपका फूल जाता है, तो ये मूत्राशय है। और उसके नीचे जो है शुक्राशय रहता है, और उसके नीचे एक हार्मोन रहता है, प्रोस्टेट ग्रंथि रहता है। और उसके बाद ये जो नलिका है आपका, जो वृषण से जुड़ा हुआ रहता है, वृषण से जोड़ता है, ये जो है आपका वृषण से जो इसको शुक्रवाहक नलिका बोलते हैं, और ये जो है आपका वृषण है। और ये जिस थैली में रहता है उसको वृषण कोश बोलते हैं, और वृषण कोश के अंदर एक जोड़ी वृषण रहता है, दो वृषण रहता है। और ये आपका हो गया मूत्र मार्ग, इसको सीसन बोलते हैं, और सीसन के अंदर मूत्र मार्ग रहता है। तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब देखिए मुख्य या
प्राथमिक अंग जो वृषण है, मुख्य अंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो वृषण को देखते हैं। वृषण क्या है? पुरुषों में एक जोड़ी पाया जाता है, टेस्टिस। वृषण जो है टेस्टिस, ये उदर गुहा के बाहर थैलीनुमा संरचना में एक जोड़ी पाया जाता है, जिसे वृषण कोष कहते हैं। वृषण कोष के अंदर जो है थैलीनुमा संरचना में ये वृषण रहता है। थैलीनुमा संरचना को वृषण कोष बोलते हैं, और उसी थैलीनुमा संरचना के अंदर जो है ये वृषण रहता है, जो कि एक जोड़ी रहता है, दो रहता है। तो वृषण कोष के अंदर रहता है वृषण, और ये वृषण जो है ये थैलीनुमा संरचना में शरीर के बाहर क्यों रहता है? शरीर के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन हैं हमारे शरीर में, तो उसी तरह से ये भी अंदर क्यों नहीं रहता? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, और इसका टेम्परेचर जो है 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसलिए इसका जो है बॉडी से बाहर इसका संरचना बनाया गया है। ये बाहर रहता है क्योंकि इसमें टेम्परेचर कम होना चाहिए, और इसका टेम्परेचर कम रहता है। ये रहता कैसा है? देखिए, वृषण एक अंडाकार 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। यह बाहर से 2 झिल्लियों से घिरा हुआ रहता है। इन 2 झिल्लियों से मतलब वृषण कोष से घिरा हुआ रहता है। देखिए इसका संरचना आप देख सकते हैं। ये जो है आपका, ये जो झिल्लीनुमा संरचना है 2 झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, थैलीनुमा संरचना, इसको वृषण कोष बोलते हैं, और उसके अंदर ये 2 ठो वृषण है। तो वृषण कोष का ये संरचना है आपका, वृषण की संरचना, और इसके अंदर जो है वृषण जालक रहता है, और शुक्र जनन नलिकाएँ रहता है। इसी नलिकाएँ में शुक्राणु का जनन होता है, और अधिवृषण, यही सभी देखिए नीचे आप क्लियर हो जाएगा आपको। और शुक्राणु जनन नलिका के अंदर का भी ये संरचना है, और शुक्राणु जनन नलिका के अंदर, नलिका जो था उसके अंदर जो है ये शुक्राणु और लीडिंग कोशिका, सेप्टोली कोशिका, ये शुक्राणु जनन कोशिका, ये सभी जो है आपको क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए वृषण के अंदर शुक्राणु जनन नलिकाएँ होता है, ये तो आपको ऊपर दिखा है। शुक्राणु जनन नलिका जो होता है इसके भीतर 3 प्रकार की कोशिका उपस्थित होता है। शुक्राणु जनन कोशिका जो शुक्राणु को बनाएगा, और सर्टोली कोशिका और अंतराली कोशिका। तीनों कोशिका का काम क्या है? देखिए, शुक्राणु जनन कोशिका जो है यह नर जनन की कोशिकाएं होती है, जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण करती है। शुक्राणु का इंग्लिश स्पर्म हुआ, स्पर्म का निर्माण करता है शुक्राणु जनन कोशिका। यही जो है अर्धसूत्री विभाजन करके शुक्राणु बनाता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। उसके बाद आप देखिए सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका क्या करता है? तो यह पिरामिड आकार की कोशिका है, जो बनते हुए नर युग्मक कोशिका को पोषण प्रदान करता है। आप पहले से ही देखते आ रहे हैं, जब भी कुछ चीज़ बनता है तो उसको पोषण प्रदान करने वाला भी वहीं पर रहता है। तो यही है सर्टोली कोशिका जो है ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। इसको आप ध्यान से याद रखेंगे। सर्टोली कोशिका क्या करता है? युग्मक को, नर युग्मक को, कोशिका को जो है पोषण प्रदान करता है। उसके बाद आप देखिए अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका में क्या होता है? वृषण पाली में शुक्राणु जनन नलिकाओं के चारों ओर अंतराली अवकाश होती है। इसमें कहीं कहीं छोटी छोटी रक्त वाहिकाएँ होती है, इसमें ही अंतराली कोशिका भी कहा जाता है। इसी को अंतराली कोशिका कहा जाता है। देखिए शुक्राणु जनन नलिका जो है, उस नलिका के चारों ओर अंतराली अवकाश रहेगा। अंतराली मगर एक अंतराल में छूटा हुआ रहेगा, और छोटा छोटा रक्त वाहिकाएँ होगा, और इसी को जो है अंतराली कोशिका कहा जाता है। यह जो है प्रोजेस्टेरोन का स्रावन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करता है। इनकी कुछ कोशिकाएं प्रतिरक्षा का भी काम करता है, प्रतिरक्षात्मक भी होता है। देखिए अब हम बात कर, ये आपका वृषण हो गया। अब वृषण के बाद हम बात करते हैं सहायक या द्वितीयक अंग जो है। सहायक अंग में आपको 4-5 था, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वृषण कोष। वृषण कोष क्या है? वृषण जिस थैलीनुमा संरचना में उपस्थित होता है उसी को वृषण कोष कहते हैं। वृषण कोष जो है उदर गुहा के बाहर इसलिए उपस्थित होता है,
जिससे कि वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो। जैसे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और शरीर के बाहर वृषण कोश रहता है, ताकि उसमें वृषण रहेगा तो वृषण का टेम्परेचर जो है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा, और टेम्परेचर कम रहेगा तभी उसके अंदर जो है शुक्राणु सुरक्षित रह पाएगा। ज़्यादा टेम्परेचर होने के वजह से वो जीवित नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए जो है ये थैलीनुमा संरचना में वृषण कोश बाहर रहता है, वृषण इसके अंदर रहता है। तो देखिए अब बात हम करते हैं अधिवृषण के बारे में। अधिवृषण क्या है? अधिवृषण का काम क्या है? शुक्रवाहिकाएँ वृषण से निकलकर शुक्रवाहिकाएँ जो है वृषण से निकलकर वृषण के पश्च सतह पर अधिवृषण में मिलता है। ये शुक्रवाहिकाएँ जो है वृषण से निकलकर, वृषण मतलब टेस्टिस से निकलकर वृषण के पश्च सतह पीछे वाले सतह पर अधिवृषण में जाकर मिलता है। अधिवृषण आप देखे थे, अधिवृषण में जाकर मिलता है, जो कि पतली लंबी नलिका के अत्यधिक कुंडली से बनाती है। इसे ही शुक्राणुओं का परिपक्व होने का कार्य होता है। तो ये जो है पतली और लंबी नलिकाएं द्वारा जो है कुंडली नुमा संरचना बनाता है। इसमें ही शुक्राणुओं के परिपक्व होने का कार्य होता है। अब देखिए शुक्रवाहक नलिका क्या है? अधिवृषण के पीछे भाग से निकलकर शुक्रवाहक नलिका उदर तक जाकर मूत्राशय से ऊपर एक लूप बनाती है। ये शुक्रवाहक नलिका जो है, आपको जो नली दिखाए थे इस तरीके का, वही नली जो है शुक्रवाहक नलिका है। उसके बाद शीशन क्या है? शीशन आपका बाह्य जनेंद्रिया, यह जो है बाह्य जनेंद्रिया है। मूत्र नलिका शीशन के रास्ते बाहर निकलता है और इसी के अंदर से जो है मूत्र और वीर्य दोनों का परिवहन होता है। शीशन के रास्ते ही मूत्र भी बाहर आता है और वीर्य भी बाहर आता है, स्पर्म भी बाहर आता है। तो शीशन का कार्य जो है बाह्य जनेंद्रियां है और ये जो है मूत्र और स्पर्म का जो है परिवहन करता है और ये सिर्फ एक रास्ता है। उसके बाद देखिए शुक्राशय क्या है? यह एक जोड़ी मूत्राशय के पीछे स्थित होता है। यह वीर्य का लगभग 60% भाग बनाता है। शुक्राशय में ही शुक्राणु बनता है, जो कि 60% शुक्राशय ही शुक्राणु बनाता है और ये एक जोड़ी पाया जाता है, आप जो देखे थे वहाँ पर। तो ये आपका हो गया। अब बचा आपका सहायक ग्रंथि। इसमें 3 ग्रंथि काम करता है। कौन कौन सा ग्रंथि है, किस ग्रंथि में क्या काम होता है? देखिए सबसे पहले प्रोस्टेट ग्रंथि को देखिए। यह एक सहायक ग्रंथि है जो मूत्र नलिका के आधार मतलब नीचे से चारों ओर होती है। यह वीर्य का लगभग 20 से 25% भाग बनाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो है यह हार्मोन जो है वृषण के अंदर जो शुक्राणु रहता है वो सॉलिड अवस्था में रहता है, जो कि 60% रहता है। और जब वो बाहर निकलने लगता है तो बाहर निकलने के बाद इसी हार्मोन से मिलता है और यही हार्मोन जो है उसमें 20 से 25% मिलता है और मिलने के बाद लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और ये 85% हो जाता है, 80 to 85% हो जाता है। तो यही ग्रंथि जो है शुक्राणु में मिलकर उसको लिक्विड फॉर्म में बना देता है, नहीं तो शुक्राणु जो है स्पर्म जो है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है। उसके बाद देखिए कॉपर ग्रंथि। इसका स्रावन भी शीशन में स्नेहक के रूप में कार्य करता है। ये जो है कॉपर ग्रंथि भी इसमें रिलीज होता है और ये भी एक जोड़ी पाया जाता है। दोनों साइड जो आपको दिखाए थे यही था। तो उसके बाद आपका लास्ट जो इसमें हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। ये जो है यह नर हार्मोन है। ये जो है सिर्फ मेल में रहता है, तो ये नर हार्मोन है जो अंतराली कोशिका से स्रावित होता है। यह नर जनन अंगों को विकास व शुक्राणु परिपक्व होने में सहायक होता है। ये जो आपको टेस्टोस्टेरोन है ये नर जनन तंत्र
और नरजनन अंग जो है उसको और शुक्राणु को दोनों को परिपक्व बनाने में सहायता करता है, ये कार्य करता है। और यहाँ पर अगर आपको प्रोटेस्ट ग्रंथि और कॉपर ग्रंथि समझ में नहीं आया तो आप यहाँ देखिए, ये जो है आपका, यही है आपका प्रोटेस्ट ग्रंथि जो कि 2 जोड़ी में है। देखिए एक यहाँ पर है और एक इस साइड है, तो दोनों साइड है तो एक जोड़ी हुआ, एक इस साइड और एक इस साइड, यही है आपका प्रोटेस्ट ग्रंथि। और इसी के नीचे जो है ये। के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। तो आज हम इस वीडियो में देखे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और अगले वीडियो में हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।